हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है संघवाद और इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें हमने जानने की कोशिश की थी संघवाद को बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, संघवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। फिर हमने इसका परिचय जानने की कोशिश करी थी और एक मिनट आ रहा है। संघवाद क्या है ये जाना था। एक मिनट, संघवाद क्या है वो जाना था हमने और आगे अभी आ रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको खोलने में। थोड़ा सा टाइम लगता ही है इन सारी चीज़ों को खोलने में। फिर हमने ये भाषा के बारे में देखो, फिर हमने जाना था संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। सन 1947 का भारत किस तरह का था, कौन कौन से राज्य थे। फिर हमारे देश में क्या हुआ कि धीरे धीरे भाषाओं के आधार पर राज्य बनने लगे। ठीक है, भाषाओं के आधार पर हमारा महाराष्ट्र बना है, गुजरात बना है, आंध्र प्रदेश बना है, तेलंगाना बना है। ठीक है, ये सारे राज्य किसके आधार पर बने? भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषाई राज्यों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। देखो, फिर हमने इस मैप को भी अच्छे से जाना था कि ये मैप क्या है। एक मिनट, अभी खुल रहा है। और फिर हमने जाना था भाषा की नीति। ठीक है, यानी कि हमने किस तरह से सारी भाषाओं को, ठीक है, अपने संविधान में दर्ज किया हुआ है, किस तरह से हमने सामंजस्य बिठा रखी है सभी लोगों के बीच में, ताकि सभी लोग आराम से रह सके। तो हमारे संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ठीक है, आज हम पार्ट 3 में देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र और राज्य के किस तरह के संबंध होते हैं और अपने देश में किस तरह के संबंध हैं, हम ये देखेंगे। अभी तक आपने इसके दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हो। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक थ्योरी की, एक एमसीक्यू की। आप थ्योरी देखना चाहते हैं या एमसीक्यू देखना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी की, आप उन दोनों प्लेलिस्ट में क्लिक कर देख सकते हैं। उन दोनों प्लेलिस्ट में ना केवल आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मिलेगी, बल्कि आपको उसमें ज्योग्राफी भी मिलेगी और इकोनॉमिक्स भी मिलेगी। ठीक है, उन्हीं दोनों प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा आपको 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी का। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने कराई है। एनसीईआरटी को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया है। 6 से 10 तक की मोस्टली बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। अभी तक आपने ये सारी बुक भी नहीं देखी है तो आप इनको भी देख सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप व्यू द चैनल पर जाना, उसके बाद चैनल ओपन करना, फिर होम स्क्रीन खुलेगी जिसपे लिखा होगा होम वीडियो प्लेलिस्ट, है ना, ये सब लिखा होगा। तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर केंद्र और राज्य संबंध की। ठीक है, कि केंद्र के और राज्य के संबंध किस तरह के होने चाहिए, है ना। पहले 2 पार्टों में हमने क्या जानने की कोशिश करी थी? पहले 2 पार्टों में हमने जानने की कोशिश करी थी कि संघवाद होता क्या है। ठीक है, संघवाद है क्या, हमने ये जानने की कोशिश करी। फिर हमने ये जाना आगे चैप्टर में चलते चलते कि संघ के लिए क्या होना चाहिए? एक केंद्र होना चाहिए और बाकी के राज्य होने चाहिए, है ना। फिर हमने जाना कि किस तरह से संघवाद काम करता है ना। फिर हमने जाना कि हमारे देश में संघवाद कैसे काम करता है। फिर हमने जाना कि हमारे देश में एक संघ में क्या है? एक केंद्र है जो दिल्ली है, यानी कि देश की राजधानी है, और बाकी के उसके राज्य हैं। तो फिर हमने जाना कि हमारे देश में किस तरह से राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, साथ ही हम ये जान रहे हैं, साथ साथ पहले चैप्टर से ये जान रहे हैं कि सत्ता की साझेदारी किस तरह से होती है ना। तो पहले हमने जाना कि लोकतंत्र में किस तरह से सत्ता को बांटा जाता है फर्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हम ये जान रहे हैं कि सत्ता को किस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाता है, जिससे इन दोनों के रिलेशन अच्छे बने रहते हैं, है ना। और जब केंद्र के और राज्यों के रिलेशन अच्छे रहेंगे, संबंध अच्छे रहेंगे, तो देश तरक्की करेगा, देश में शांति रहेगी, है ना, और देश प्रगति करता रहेगा। कोई भी देश प्रगति कब करेगा, है ना, उसका विकास कब होगा? जब उसमें शांति व्यवस्था रहेगी, है ना। जब एक दूसरे पर, मतलब केंद्र का विश्वास राज्यों पर होगा, राज्यों का विश्वास केंद्र पर होगा, तो दोनों साथ मिलकर जब कब काम करेंगे? जब दोनों का एक दूसरे पर विश्वास होगा, है ना। तो हम इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मान लो हमारे संविधान के हिसाब से संविधान ने बांट दिया है कि केंद्र के ये काम है और राज्य के ये काम है ना। तो हमने पिछले 2 पार्टों में हमने क्या पढ़ा? हम अगर पार्ट 2 की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि केंद्र जो है, केंद्र की सूची अलग है, ठीक है, जिसको संघ सूची बोलते हैं।
फिर राज्य की सूची अलग है, फिर समवर्ती सूची अलग है, और फिर चौथी सूची अवशिष्ट सूची होती है, जिस पर अवशिष्ट सूची में जितने भी विषय हैं उन पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार ही बनाती है। तो हमने जान लिया कि सबके अलग अलग क्या क्या कार्य हैं, और ये सारे कार्य किसमें लिखा है? ये सारे कार्य हमारे संविधान में लिखे हैं, है ना। अब हम यहाँ पर जान रहे हैं कि किस तरह के संबंध होते हैं, मतलब किस तरह से मिलजुल कर वो लोग काम करते हैं। आइए देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। एक मिनट, केंद्र राज्य संबंध के बारे में यहाँ पर लिखा है, केंद्र राज्य सरकार संबंधों में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। ठीक है, व्यवहार में संघवाद किस तरह से मजबूत हुआ, यानी किस तरह से सत्ता का बंटवारा कर रखा है, यानी कि किस तरह से भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। सत्ता की साझेदारी की वैधानिक व्यवस्था वास्तव में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, यानी कि सत्ता की साझेदारी, यानी कि जो चीजें संविधान में लिखी हैं उनका किस तरह से वो अनुसरण करते हैं, मतलब संविधान को वो किस हद तक अहमियत दे रहे हैं, किस हद तक वो मान रहे हैं। देखो संविधान में तो एक एक चीज के लिए रूल लिखे हुए हैं, है ना। अब उनको मानना ना मानना प्रशासन की के ऊपर है, राज्यों के ऊपर है, केंद्र के ऊपर है। ठीक है, तो किस तरह से हम कर रहे हैं ये इस बात पर मायने रखता है केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में। अगर बिल्कुल संविधान के हिसाब से केंद्र चल रहा है, यानी कि केंद्र उन सभी कार्यों को कर रहा है जो संविधान में लिखे हैं, और राज्य भी उन्हीं कार्यों को कर रहा है जो अधिकार क्षेत्र संविधान में लिखे हैं, तो फिर टकराव होगा नहीं, लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि हमारे संविधान को जिन महापुरुषों ने बनाया उन्होंने एक एक चीज डिटेल में लिखी है, लड़ाई की कोई गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो लड़ाई कब होगी? जब ये दोनों ही लोग संविधान को नहीं मानेंगे, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है, काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। ठीक है, एक ही पार्टी का शासन रहा ज्यादातर जगह। ठीक है, इसका केंद्र और राज्य का में एक ही शासन रहा का मतलब है कि जब हमें हमारे देश को आज़ादी मिली तो आज़ादी को दिलवाने में जो अहम भूमिका थी वो कांग्रेस की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर कांग्रेस भारत में नहीं होती तो शायद आज़ादी हमें ना मिलती और भी ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो कांग्रेस के दम पर हमें आज़ादी मिली, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, पूरे भारत को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो कांग्रेस से मिली थी, तो कांग्रेस की छवि उस समय बहुत अच्छी थी देश में। तो हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तो होते हैं केंद्र के लिए, यानी कि संसद के लिए होते हैं, दूसरे होते हैं विधायिका के लिए, विधानसभाओं के लिए। ठीक है, एक होते हैं केंद्र में संसद के लिए, और दूसरे चुनाव होते हैं राज्यों में राज्यसभा विधानसभाओं के लिए। ठीक है, दो टाइप से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। तो उस समय जो शुरू के साल थे, जो हमारी आज़ादी के शुरू के साल थे, आज़ादी के बाद, यानी कि 1957 के बाद के जो 1950 के बाद के जितने भी साल थे उन सभी सालों में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, केंद्र में भी यानी कि संसद में भी जो व्यक्ति चुनकर आ रहे थे वो सारे नेता कांग्रेस पार्टी के थे, राज्य में भी जो नेता एमएलए चुन के आ रहे थे वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के थे। तो अब केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार, राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है, तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि एक ही विचारधारा के लोग सारी जगह हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे मुख्य नेता, जैसे हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, हम बात करें श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, तो ये लोग जो लीड कर रहे थे वो पूरे देश को एक तरह से ही लीड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी, क्योंकि केंद्र में भी उनका शासन है, राज्य में भी, तो उनकी आपस में बन रही थी। लड़ाई हमेशा कब होती है? केंद्र में और राज्य में। जब होती है जब केंद्र में तो सरकार हो दूसरी पार्टी की और राज्यों में सरकार हो दूसरी पार्टी की, यानी कि दोनों जगह डिफरेंट पार्टी की सरकार हो। जैसे अभी हाल फिलहाल बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में। ठीक है, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादा बहुमत, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एमएलए किसके जीत के आए हैं? बीजेपी की पार्टी के जीत के आए हैं, है ना। तो राज्य में कहीं कहीं तो बीजेपी की सरकार है, कहीं कहीं दूसरी पार्टियों की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की भी एक दो जगह सरकार है ना। तो लड़ाई कब होगी? कि जब बीजेपी
पार्टी यानी कि जो केंद्र में पार्टी बैठी है वो राज्यों को सपोर्ट नहीं करेगी जहां उसकी पार्टी की सरकार नहीं है, ठीक है, वहां लड़ाई होगी। यानी कि जैसे पंजाब वाले हैं वो ये आरोप लगा सकते हैं बीजेपी सरकार पर कि वो उनको सही से पैसे नहीं दे रहा है, फंड नहीं दे रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे रही है, ठीक है। बीजेपी सरकार ये आरोप लगा सकती है कि जो जो नीतियां केंद्र बना रहा है उन्हें पंजाब लागू नहीं कर रहा। इन दोनों के बीच संघर्ष हो सकता है ना। और संघर्ष किसके बीच में होगा, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है या आम आदमी की पार्टी की सरकार है या बीएसपी की सरकार है, किसी भी अन्य पार्टी की, मतलब जब केंद्र में अलग पार्टी की सरकार होती है, राज्य में अलग पार्टी की सरकार होती है, लड़ाई तभी होती है। अब यहाँ क्या था, शुरू के सालों में कांग्रेस की ही सरकार थी, केंद्र में भी राज्य में भी। अब जहां आज की अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां केंद्र के और राज्य में लड़ाई नहीं है। कहाँ लड़ाई नहीं है, यूपी में लड़ाई नहीं है, महाराष्ट्र में लड़ाई नहीं है, मध्य प्रदेश से लड़ाई नहीं है, ठीक है, बिहार से लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वही पार्टी के लोग तो संसद में है, यानी कि केंद्र में बैठे हैं, वही पार्टी के राज्य में बैठे हैं, ठीक है। तो वो अपने ही लोगों पे आरोप थोड़ी लगाएंगे कि अपनी पार्टी के नेताओं पे थोड़ी आरोप लगाएंगे, तो दूसरी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाया जाता है। तो इसलिए सारी चीजें ठीक ठीक चलती रही, ठीक है। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघ इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों के जो अधिकार होते हैं उनका वास्तव में प्रयोग नहीं किया। किसने नहीं किया, राज्य की सरकारों ने नहीं किया, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सरकार थी, राज्य में भी जो केंद्र वाले कह रहे हैं वही वो मान लेते थे आंख बंद करके, क्योंकि हमारे बड़े अधिकारी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कभी अपने अधिकार क्षेत्र को ना समझा ना उसमें काम करने की कोशिश करी। एक मिनट, ये इतना ऊपर कैसे हो गया, अब मैंने ठीक से सेट कर लिया, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं हम कहाँ पर थे। हम थे जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्ष दल की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा होने लगा कि केंद्र में अलग किसी की सरकार है और राज्य में अलग किसी की सरकार है, यानी कि पहले शुरुआती सालों में जब देश आजाद हुआ तो शुरुआती सालों में क्या हुआ था, कांग्रेस का वर्चस्व चल रहा था, यानी कि केंद्र में भी कांग्रेस जीत रही थी, राज्यों में भी। लेकिन जैसे जैसे आगे के साल बीतते गए, पीछे के साल बीतते गए, तो क्या हुआ, जब आगे चुनाव होते रहे तो उन चुनावों में केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन राज्यों में दूसरे लोगों की सरकार होने लगी, यानी कि दूसरी पार्टी की सरकार होने लगी, है ना। अब जब दूसरी पार्टी की सरकार होने लगी तो कांग्रेस को तो आदत पड़ चुकी थी उस समय कि अपनी चलाने की, क्योंकि राज्य में भी उनकी चल रही है, केंद्र में भी उनकी चल रही है। तो राज्य में बैठे हुए कांग्रेस के नेता जो भी बोलते थे वो लोग केंद्र में जो भी बोलते थे बड़े नेता, राज्य वाले चुपचाप उसको एज इट इज मान लेते थे। अब उन्होंने कभी अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं किया जो राज्य सरकार को मिले हुए थे, ठीक है। अब समस्या कब शुरू हुई, जब केंद्र में अलग सरकार होने लगी, राज्यों में अलग होने लगी। अब जहां जहां कांग्रेस पार्टी जिन जिन राज्यों में नहीं जीतती थी उन राज्यों में वो अपनी चलाती थी, राज्य वाले बोलते थे कि संविधान के हिसाब से हमारे ये अधिकार है, तो मतभेद शुरू हो जाता था। अब उस मतभेद में होता क्या था कि एक धारा होती है 356, ठीक है, धारा 356 होती है हमारे संविधान में। उसमें क्या होता है कि जब राज्य का शासन ठीक से ना चल रहा हो, ठीक है, मतलब सशस्त्र उठा रखे हो, यानी कि देश की उस राज्य की जनता क्या कर रही है, बगावत कर रही है, आपस में दंगे कर रही है, आपस में लड़ाई कर रही है, या फिर वो सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी मात्रा में आंदोलन कर रही है, तो उस ऐसे समय में या युद्ध के समय में इस तरह का जब भी इमरजेंसी सी हो जाती है देश में, तो धारा 356 लगा के इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। और अब जो राज्य सरकार के जितने भी अधिकार हैं वो ऑटोमेटिक छिन जाते हैं और केंद्र के हाथ में आ जाते हैं। तो उस समय ये जो कांग्रेस सरकार थी उस समय यही काम कर रही थी कि धारा 356 लगाकर राज्यों के सारे अधिकार छीन लेती थी, और जिन राज्यों में उसकी सरकार नहीं बनती थी उन्हीं राज्यों में ये 356 लगाती थी, बाकी में नहीं, ठीक है। बाकी में जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, क्योंकि जब एक ही पार्टी की सरकार होती है तो आपस में लड़ाई नहीं होती है, ना केंद्र में ना राज्यों में। लड़ाई कब होती है, जब विपरीत हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है, जब होती है लड़ाई। तो वो क्या करती थी, धारा 356 लगा के राज्य सरकार के सारे अधिकारों को छीनकर अपनी चलाती थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होने लगा कि वो अपने प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी यानी कि जिस पार्टी की भी सरकार केंद्र में होती थी, राज्यों में होती थी, उनके अधिकारों को छीनकर राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, ठीक है। इसी धारा के अनुसार, इसी आर्टिकल के अनुसार यह संघवाद की भावनाओं के प्रतिकूल काम था। यानी कि ये संघवाद की परिभाषा तो ये है नहीं, संघवाद में तो ऐसा नहीं होता है कि तुम दूसरे आदमी के अधिकार छीन लो और अपनी चलाओ, ऐसा तो नहीं होता संघवाद में। तो लेकिन ये ऐसा कर रही थी। नेक्स्ट क्या हुआ, 1990
के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। अब 1990 के बाद क्या होने लगा कि कोई एक पार्टी केंद्र में जीत के नहीं आने लगी। ठीक है, कि जैसे हमारे देश में कोई भी सरकार बनाने के लिए लगभग 500 वोट चाहिए, मतलब 500 के लगभग सीट है ना, 543 सीट है। लेकिन अगर केंद्र में आपको अपनी सरकार बनानी है तो आपको कितनी सीटों की आवश्यकता होगी, तो आपको 272 सीटों की आवश्यकता होगी। यानी कि पूरे भारत में आपके कितने एमपी जीत के आने चाहिए, 272 जीत के आने चाहिए। अब कोई भी पार्टी केंद्र में यानी कि संसद में या संसद में किसी भी पार्टी के एमएलए 272 नहीं आ रहे थे। ठीक है, 1990 के बाद। पहले तो आ रहे थे लेकिन बाद में नहीं आ रहे थे। अब 1990 के बाद ये स्थिति बदली और क्या हुआ, इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दल का उदय हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय दल का उदय हुआ यानी कि अलग अलग पार्टियों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी लागू, यहाँ पर गठबंधन की सरकार भी होने लगी थी। गठबंधन की सरकार क्या होती है, देखो जैसे किसी भी पार्टी को राज करने के लिए केंद्र में 272 सीट चाहिए होती है। अब 272 सीट नहीं आ रही तो शासन कैसे चलेगा। मान लो किसी पार्टी की आ गई 100 सीट आ गई, मान लो कांग्रेस की 100 आ गई। ठीक है, किसी दूसरी पार्टी की 50 आ गई, किसी और पार्टी की 100 आ गई, किसी और पार्टी की, मतलब ऐसे अलग अलग आ गई। तो अब दोबारा चुनाव करने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा कि दोबारा भाई सोच लो, जनता को दोबारा मौका मिले, ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, मतलब आपस में क्या कर लेते हैं, 272 मिलाने के लिए, मतलब कांग्रेस वाले आ जाओ भाई 100 तुम्हारी हो गई, दूसरी पार्टी की आ जाओ 100 तुम्हारी हो गई। ठीक है, और कोई और छोटी मोटी पार्टी होगी है ना 72, उसकी ले लेंगे। अब 3 पार्टी मिलकर शासन कर रही है। ठीक है, तीनों पार्टी आपस में अनुबंध कर लेती है, एग्रीमेंट कर लेती है कि हम ऐसे ऐसे शासन करेंगे, है ना, मतलब वो आपस में सत्ता का बंटवारा कर लेती हैं। जैसे प्रधानमंत्री इस वाली पार्टी का हो जाएगा, केंद्र में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो इस पार्टी के हो जाएंगे, जो तीसरी पार्टी है उसको ये काम दे देंगे। तो आपस में बांट लेती हैं और आराम से शासन करती हैं। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल चल रही है, बीजेपी की भी गठबंधन की सरकार चल रही है। ठीक है, इतने जितने उनको चाहिए थे केंद्र में, पूर्ण बहुमत चाहिए था, वो नहीं है ना, तो उनकी भी गठबंधन की सरकार चल रही है अन्य अन्य पार्टियों से अन्य अन्य राज्यों में। ठीक है, जैसे बिहार में चल रही है, नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी काम कर रही है ना, क्योंकि वहां पर पूरे एमएलए नहीं जीत कर आए जितने एमएलए बिहार के शासन करने के लिए चाहिए थे। तो गठबंधन का मतलब होता है जब कोई भी पार्टी पूरे बहुमत से नहीं जीतती है, यानी कि जितने सदस्य उस पार्टी को जीतने के लिए चाहिए उतने नहीं आ रहे, तो क्या करते हैं, फिर एक दो पार्टी को मिला लेते हैं और मिलकर शासन कर लेते हैं। ठीक है, इसको ही बोलते हैं गठबंधन। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज में, गठबंधन की सरकार इसको ही बोलते हैं जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर लेती हैं कि भाई हम मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, लड़ाई बढ़ाई नहीं करेंगे, वो वाली है। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दल समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। यानी कि क्या होने लगा कि जब एक ही पार्टी नहीं जीतने लगी केंद्र में या राज्यों में, तो फिर गठबंधन की सरकारें चलने लगी। गठबंधन की सरकारें चलने लगी तो फिर अब जिस पार्टी के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, गठबंधन में है, उस पार्टी की बात माननी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर वो अपने एमएलए को लेकर अलग हो जाएंगे, तो फिर हमारी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार चलाने के लिए 272 सीट की जरूरत है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यह फायदा हुआ कि इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर होने लगा। यानी कि फिर राज्य में जो जिन पार्टी की सरकार है उनका आदर करने लगी कौन, केंद्र सरकार। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से बल मिला। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस कर रही थी कि क्या कर रहे हैं भाई, बार बार ये राज्य की सरकारों को भंग कर दे रहे हैं और अपनी चला रहे हैं केंद्र वाले, तो ऐसे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। फिर संविधान का क्या मूल्य है, संविधान क्यों बनाया गया था, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रेम से चलता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया और इस फैसले के अनुसार कोई भी केंद्र में बैठा व्यक्ति राज्य सरकारों के अधिकारों को नहीं छीन सकता। ठीक है, ये इन्होंने किया। इस फैसले के कारण राज्य सरकारों को मनमानी ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। यानी कि पहले जिस तरह से शासन चल रहा था, अब जिस तरह से शासन चल रहा है
उसमें काफी डिफरेंस है और अब वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। देखो गठबंधन की सरकार के बारे में यहाँ कुछ चीजें दी हुई है। गठबंधन की सरकार किसको बोलते हैं? एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा मिलकर मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ होता है और एक साझा कार्यक्रम स्वीकार करता है, ठीक है, वही चीज है कि मिल के काम करते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह का एक कार्टून दिखाया गया है कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और राज्यों में किसी दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो उस चीज को दिखाया गया है कि ये यहाँ पर किस तरह से अपने अधिकारों को मांग रहे हैं, ठीक है, मतलब अपनी शक्तियों को मांग रहे हैं। अब देखो गठबंधन की सरकार कैसी है कि एक बीच में व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और ये क्या लगे हुए हैं? पिल्लो टाइप के लगे हुए हैं, यानी कि ये अन्य पार्टी के लोग हैं जिनके साथ इन्होंने गठबंधन करा है, ठीक है। इसमें यही चीज दिखाई गई है कार्टून में। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं भारत की भाषाई विविधता। ये हमने लास्ट वाले उसमें देख लिया था, बहुत विस्तार से देखा था लास्ट वाले पार्ट में, यानी पार्ट 2 में हमने ये देख लिया था, और ये शायद थोड़ा सा रह गया था। देखो ये इसमें क्या था, मैं इसको भी आपको बता देती हूँ, शायद ये भी करा दिया है पार्ट 2 में। हाँ, भाषा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमने पार्ट 2 में देख ली हैं। अब हम देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है, ठीक है। शॉर्ट भी आपको मिल जाएंगे जिस भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी, ठीक है, यानी कि आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए भारत में विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है। विकेंद्रीकरण का मैं एक छोटा सा चीज आपको बता देती हूँ कि भारत में शासन व्यवस्था किस तरह से चल रही है, ठीक है। एक पहले इसको बताने से पहले एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो भारत में क्या होता है, भारत में होता है एक केंद्र, ठीक है, क्या हो गया? एक केंद्र हो गया, फिर केंद्र के नीचे हो गए 28 राज्य, 28 राज्य, क्योंकि केंद्र सरकार इतने बड़े देश पर शासन नहीं कर सकती, इसलिए केंद्र सरकार ने क्या कर रखा है, कुछ कुछ शक्ति इन राज्यों को बांट दी है कि भाई तुम अपने अपने स्तर से ये काम देख लेना, ये काम तुम कर लेना अपनी मर्जी से, जैसे तुम्हें करना है, ठीक है। अब ये राज्य भी बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, इनमें भी करोड़ों लोग रह रहे हैं। अब इनका प्रशासन एक मुख्यमंत्री के बस की बात है नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया बाद में, ठीक है, जब संविधान बना था तब नहीं थी इतनी सारी चीजें, बाद में क्या हुआ कि इन राज्यों ने क्या किया, अपनी कुछ शक्तियां पंचायतों को दे दी, ठीक है, पंचायतों को दे दी। एक मिनट, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिख दिया मैंने, किसको दे दी? पंचायतों को, ठीक है, तो इन्होंने कुछ शक्ति दे दी पंचायतों को। अब हम पढ़ रहे थे, संघ पढ़ रहे थे, तो संघ में कितनी आती हैं चीजें? केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य मिलकर क्या होता है? संघ होता है, ठीक है। कौन सी व्यवस्था होती है? संघीय व्यवस्था होती है। अब इसमें जब पंचायत भी मिल जाएगी, ठीक है, इसमें क्या मिल जाएगा? पंचायत भी मिल जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, क्या बोलेंगे? सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? राज्यों द्वारा अपनी शक्तियों को या कुछ अधिकारों को ग्राम पंचायतों को दे देना, ठीक है। ग्राम पंचायत कौन होती है? जो गांव का प्रशासन देखती है। गांव का प्रशासन कौन देखता है? प्रधान देखता है गांव में। अगर हम शहर की बात करें तो मेयर होता है किसी शहर में, जो बड़े शहर होते हैं उनमें मेयर होता है, ठीक है, जो छोटे शहर होते हैं उनमें चेयरमैन होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो बड़े शहर में और छोटे शहर में अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर हम सत्ता के विकेंद्रीकरण में यही चीज जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी क्या कह रही है सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात, या फिर भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकारों की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता, यानी कि 2 स्तर से शासन सही नहीं चल सकता। 2 स्तर कौन से? केंद्र और राज्य, इनसे शासन ठीक नहीं चल सकता। इसलिए हमने क्या करा, एक तीसरा भी बना दिया स्तर। तीसरे स्तर को हमने बोला पंचायती राज, ठीक है। अभी हम विस्तार से देखेंगे इसके बारे में। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, यानी कि भारत का जो एक राज्य है वो यूरोप के एक देश से भी बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुलना की गई है जनसंख्या के हिसाब से, उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किससे बड़ा है? रूस से बड़ा है, ठीक है, मतलब रूस की जनसंख्या कम है और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है ज्यादा। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। महाराष्ट्र किसके बराबर है? जर्मनी के बराबर। भारत के अनेक राज्य
खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। यानी कि जो राज्य हैं उनमें बहुत सारी विविधता है, ठीक है। कोई एक आदमी, कोई एक व्यक्ति उनको नहीं जान सकता। जैसे केंद्र को लग रहा है कि भाई भारत बड़ा है, इसलिए उन्होंने राज्य बनाए, राज्यों में शक्तियां बांट दी, ठीक है, अपनी अपनी भाषा के हिसाब से, अपने अपने भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से तुम अपने यहाँ शासन कर लो, ठीक है। राज्य सोच रहे हैं कि भाई हर गाँव की, हर 3-4 गाँव के बाद भाषा चेंज हो जाती है, समस्या चेंज हो जाती है उनकी, है ना। पहाड़ी इलाके के लोगों की अलग समस्या है, नदी के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनकी अलग समस्या है, उन्हें पानी से बचाना है। जो सूखा में रह रहे हैं, यानी कि जो राजस्थान के गांव में, उनकी अलग समस्या है, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको पानी चाहिए। जो नदी के किनारे बसे हुए गांव में, उनको सुरक्षा चाहिए कि बाढ़ का पानी उनके घरों में न घुसे, है ना। पहाड़ों की अपनी अलग समस्या है। तो इन राज्यों ने क्या किया कि भाई हम सारा चीज खुद नहीं संभाल सकते, हर गांव में एक प्रधान रखेंगे, वो अपना काम अपने हिसाब से कर लेगा, अपने हिसाब से, जिससे जनता को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन होता है, सबसे ऊपर कौन होता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में होता है सबसे ऊपर जनता, ठीक है। शासन किसके लिए किया जा रहा है? जनता के लिए, देश की जनता के लिए। तो देश की जनता होती है सबसे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, इसमें भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत है। इसमें तीसरा स्तर है स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारों के अंतर्गत क्या आता है? नगर पालिका, ठीक है, यानी कि नगर का प्रशासन, यानी कि शहर का प्रशासन और गांव का प्रशासन आता है, ठीक है। गांव के प्रशासन को बोलते हैं हम पंचायत, और शहर के प्रशासन को बोलते हैं नगर पालिका, नगर निगम, या इस तरह की चीजें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आता है, और यह प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो, ठीक है। यानी कि इसकी देखरेख कौन करेगा? राज्य सरकारों के अधीन रहेंगी। प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार एक ही बात है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया था कि भाई राज्य में जो सरकार बैठी है वो हर गांव का शासन नहीं कर सकती अच्छे से, तो इसलिए क्या करें? पंचायती राज कर देते हैं। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों का संघीय ढांचा सामने आया। इसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा विस्तार में जाएंगे कि आखिर स्थानीय शासन होता क्या है, ठीक है, क्या होता है। हम एक बार थोड़ी सी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, अब यहाँ खुलने वाला है और हम इसमें देखेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में। मैंने पहले ही आपके लिए लिख के रख लिया है ताकि आपको इस समय असुविधा ना हो, ठीक है, इसलिए पहले से लिख लिया है। देखो, तीसरे स्तर में आता है पंचायती राज, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन बोलते हैं तीसरे स्तर को, ठीक है। पहले स्तर में कौन था? केंद्र था, है ना। दूसरे स्तर में कौन था? दूसरे स्तर में था राज्य। तीसरे स्तर में कौन है? तीसरे स्तर में है स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के 2 हैं, कौन सा है? एक तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत है। दूसरा क्या है? दूसरा है नगर निगम, नगर यानी शहर, ठीक है, नगर निगम, ठीक है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर नगर निगम को क्या बोलते हैं? एमसीडी, ठीक है। ये जो एमसीडी की कूड़े वाली गाड़ी आती है, ये क्या है? नगर प्रशासन है अलग, ठीक है। तो इस तरह से शासन चल रहा है। अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं पंचायती राज को, ठीक है। इसमें क्या है कि पंचायती राज के भी इन्होंने 3 स्तरों में बांट दिया है ना। इन्होंने कैसे बांटा है 3 स्तरों में? सबसे पहले देखो, एक गांव होता है छोटा सा, कोई भी गांव देख लो, उसमें मान लो कितने सदस्य हैं। अब देखो, इसको हम एक मिनट, इसको हम साइड में करते हैं, थोड़ा विस्तार में जाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड कर देते हैं, बाद में इसको भी हम समझेंगे। मान लीजिए किसी गांव में है 1000 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं? 1000 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये जो 1000 व्यक्ति हैं, इन 1000 व्यक्तियों में मतलब जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से ऊपर है, ठीक है। मान लो किसी गांव में 1000 व्यक्तियों की जो उम्र है वो 18 वर्ष से ऊपर है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। ग्राम सभा के अंतर्गत आने का मतलब ये है, किसी गांव की जो आबादी है, उस आबादी में से केवल उन लोगों को छांट लो जो 18 साल से ऊपर के हैं, जो वोट डालने वाले हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे ना जो वोट डालते होंगे, बाकी जो बच्चे हैं 18 साल से कम है वो वोट नहीं डाल सकते, है ना। तो उन जो छोटे बच्चे हैं उनको अलग कर दो, और मान लो कि एक गांव में 1000 व्यक्ति ऐसे हैं जो वोट डाल सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ग्राम सभा बोलेंगे। यानी कि ये 1000 व्यक्ति हैं जो वोट डाल सकते हैं, 18 साल से ऊपर के हैं। तो ये 1000 की 1000 कौन हो गए?
ये हो गई ग्राम सभा। ठीक है, ये सारे के सारे कौन है, 18+ है ना। यहाँ पर मैंने लिखा भी है आयु 18+ व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में होता है। ठीक है, किसमें होता है, मतदाता। मतदाता का मतलब होता है जो वोटर लिस्ट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मतदाता सूची में होता है, वो होते हैं ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है, अब मान लो ये 1000 व्यक्ति जो हैं ये ग्राम सभा के सदस्य हैं, है ना। तो अब इनको इनके काम करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। इनका क्या काम होगा भाई, इन व्यक्तियों का क्या काम होगा, इन व्यक्तियों का काम होता है कि भाई इनके यहाँ रोड कौन बनाएगा, इनके यहाँ स्कूल कौन बनाएगा, इनके यहाँ हॉस्पिटल कौन बनाएगा, इनके गांव की साफ सफाई कौन करवाएगा, है ना। या जो खेती वेती के जो झगड़े हैं आपस में, बहुत सारी चीजें हैं, या सरकार जो भी योजना बना रही है, गांव को जो भी पैसा भेज रही है, वो किसके जरिए आएगा, लोगों तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए एक हर गांव में एक नेता चुना जाता है। ठीक है, उस नेता को हम बोलते हैं प्रधान। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रधान। ठीक है, फिर ऐसा लगा कि ये जो प्रधान है ये इन 1000 लोगों का संचालन नहीं कर पाएगा, है ना। कोई मतलब इस प्रधान के भी तो कई लोग विरोधी होंगे, तो इन 1000 लोगों में से तो क्या किया गया, इन 1000 लोगों को मान लो, ठीक है, ये सब लगभग में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि हर गांव में 1000 वोटी होती है, किसी गांव में 2000 भी होती है, किसी गांव में 500 भी होती है, अलग अलग होता है सबका। और मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ। अब इस गाँव के जो वोट देने वाले लोग हैं उनको हमने 10 जगह बांट लिया। ठीक है, कितनी जगह बांट लिया, 10 जगह। तो हर जगह हमने कितने में बांटा, हर जगह हमने मान लो 100 में बांट लिया। ठीक है, मान लो ऐसा कि 100 में बांट लिया, यानी कि 100 व्यक्तियों का हम एक मेंबर बना रहे हैं। ये 100 व्यक्ति एक मेंबर को चुनेंगे, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम वार्ड मेंबर, है ना। तो जिसको क्या बोलेंगे, हम वार्ड मेंबर बोलेंगे। अब जब ऊपर से राज्य सरकारें पैसा देंगी, जब मुख्यमंत्री प्रधानों को पैसा देंगे, तो प्रधान क्या करेंगे, वार्ड मेंबरों से पूछेंगे, इन सब से पूछेंगे। ठीक है, इन सब 100 व्यक्तियों पर जो एक आदमी चुना गया है उस एक आदमी से पूछेंगे, यानी कि वार्ड में अगर 1000 एक किसी गांव की जनसंख्या है तो वार्ड मेंबर कितने हो गए, 10 हो गए। अब इन 10 से ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई 1 लाख रुपया आया है, बताओ कहाँ कहाँ लगना चाहिए। तो ये बताएंगे कि भाई हमारे मोहल्ले की गली रोड खराब है, इसमें लगा दो। फिर दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि हमारे यहाँ की नाली खराब है, उसमें लगा दो। तीसरा व्यक्ति बताएगा अपने गली की समस्या कि हमारी गली में स्ट्रीट लाइट लगा दो, रोशनी नहीं आती है। चौथा कुछ अपनी समस्या बताएगा। तो सारे वार्ड मेंबर बैठ के मीटिंग करेंगे और अपने अपने क्षेत्र की समस्या बताएंगे, किसको, प्रधान को। और जो पैसा आएगा फिर वो प्रधान इन वार्ड मेंबरों में थोड़ा थोड़ा इनको दे देगा कि भाई लो तुम इसको अपने हिसाब से खर्च कर लेना, ठीक है, तुम्हारे यहाँ जो जो समस्या है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई ग्राम पंचायत की, है ना। अब हम वापस आते हैं इस पर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया ना गांव का प्रशासन कैसे होता है। देखो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो पंचायती राज में पहला स्तर कौन सा होता है, गांव का, यानी कि गांव के प्रशासन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से शहर में भी होता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर गांव का बताया था ना, 1 मिनट में हम शहर का भी लेके चल रहे हैं साथ साथ। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, शहर में भी होता है। शहर में क्या होता है, शहर में वार्ड मेंबर की जगह क्या, गड़बड़ हो गई। शहर में क्या होता है, वार्ड मेंबर की जगह क्या बोलते हैं हम, पार्षद बोलते हैं। ठीक है, पार्षद बोलते हैं। ठीक है, पार्षद बोलते हैं। और गांव में क्या बोलते हैं हम, गांव में बोलते हैं वार्ड मेंबर, वार्ड मेंबर। ठीक है, गांव में जो एक मुख्य नेता होता है वो होता है प्रधान। ठीक है, जबकि शहर में क्या होता है, नगर निगम, नगर निगम। 1 मिनट गलत हो गया। ठीक है, शहर में क्या होता है, नगर निगम। मतलब सेम ही होता है, बस उसका अंतर है। देखो गांव में लगभग आबादी होती है 1000, शहर में होती है लगभग 1 लाख के लगभग आबादी होती है। छोटे से छोटे शहर में 1-1 लाख के लगभग आबादी होती है। तो वहां पर वार्ड मेंबर नहीं होते, वहां पर क्या होते हैं, ये होते हैं पार्षद होते हैं, क्योंकि वहां की जनसंख्या ज्यादा होती है। वहां पर प्रधान नहीं होते, वहां पर क्या होते हैं, मेयर होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, मेयर होते हैं या नगर निगम बोलते हैं। जो छोटे शहर होते हैं वहां पर मेयर होता है, सॉरी वहां पर नगर निगम होता है। जो बड़े शहर होते हैं वहां पर मेयर होता है। ठीक है, कहीं कहीं चेयरमैन भी बोलते हैं, अलग अलग है, अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग है। देखो अब हम समझ रहे हैं इस पंचायती राज को। 1 मिनट, हाँ अब हम समझेंगे इस पंचायती राज को विस्तार से। इसमें क्या था कि गांव स्तर पर दो भागों में हमने बांट दिया। ग्राम सभा में कौन व्यक्ति हैं, गांव के वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हैं, जो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं, ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर हो गए, जो हर गली मोहल्ले से चुन के गया है एक आदमी। ठीक है, एक गली का मान लो एक आदमी चुन के गया, उसको हम वार्ड मेंबर बोलेंगे।
ठीक है, और एक होता है सरपंच, या उसको हम प्रधान भी बोलते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई ना। देखो, वार्ड मेंबर भी बोलते हैं उस वो जो चुने जाते हैं वार्ड से, ठीक है, या उसको हम पंच भी बोलते हैं। प्रधान या सरपंच एक ही बात है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे लिख रखा है। यहाँ पर क्यों लिख रखा है, ताकि आप समझ पाएं कि सरपंच और प्रधान एक बात है, वार्ड मेंबर और पंच एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं ग्राम स्तर पर। ठीक है, अब पैसा आया, ग्राम पंचायत ने कितना खर्च करा, कितना नहीं खर्च करा, इसका भी तो हिसाब होना चाहिए। मान लो ऊपर से 1 लाख रुपए भेज तो दिए किसी गांव के लिए, ये जो सरपंच है या फिर ये जो प्रधान है, ये वार्ड मेंबरों के साथ मिल गया और इसने बोला कि चलो 1 लाख रुपया जो आया है ना, उसे हम आपस में बांट लेंगे 10-10, 20-20 हजार करके, और गांव वालों को मत बताओ, गांव वालों को पता चलेगा भी नहीं, बहुत सारी योजनाओं के बारे में गांव वालों को नहीं पता चलता, तो आराम से मस्त पार्टी करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो बहुत समझदार है। ठीक है, हमारे संविधान में क्या किया गया है, एक सचिव नियुक्त किया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, ये हर 5 साल के लिए नहीं होता, इसकी नौकरी होती है लाइफ टाइम। ठीक है, इसका एक पेपर होता है सचिव का, आपने पंचायत वाली मूवी में देखा होगा, है ना, अगर आपने वो वाली वेब सीरीज देखी है पंचायत वाली, तो उसमें देखा होगा कि एक सचिव होता है। ठीक है, वो सचिव का काम क्या होता है, सचिव का काम यही होता है, इसको सरकार चुनती है, इसकी नियुक्ति होती है, और ये पूरे जीवन काम करता है। ठीक है, 5 साल के लिए नहीं होता है, लेकिन ग्राम पंचायत कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए। प्रधान जो चुने जाएंगे 5 साल के लिए, वार्ड मेंबर जो चुने जाएंगे 5 साल के लिए चुने जाएंगे, सचिव जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। इनके ट्रांसफर होते रहते हैं, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में। ठीक है, तो ये जो सचिव है, ये गांव का ये देखेगा कि गांव में जो पैसा दिया जा रहा है ग्राम पंचायत को, वो पैसा ठीक से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं धांधली तो नहीं हो रही है, बिल ज्यादा तो नहीं बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट आगे जो बड़े अधिकारी होते हैं उनको देता है। ठीक है, हम दूसरे स्तर की बात करते हैं, ब्लॉक स्तर की बात है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, देखो, अगर हम शहर के प्रशासन की बात करें तो बस वहीं तक होता है, मेयर, ये वार्ड मेंबर। ठीक है, ठीक है, लेकिन गांव का जो प्रशासन होता है वो ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि हमारे देश में गांव में ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्तर क्या होता है, ब्लॉक स्तर होता है। ब्लॉक स्तर में क्या होता है, ब्लॉक स्तर को हम क्या बोलते हैं, जनपद पंचायत भी बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, ये सब एक ही बात है। ठीक है, पंचायत समिति भी बोलते हैं और विकास खंड भी बोलते हैं। ये 5-6 नाम हैं इसके, कुछ एनसीईआरटी से लिए मैंने, कुछ नेट से लिए, कुछ पुराने पेपरों में से लिए। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, कोई एक नाम याद नहीं रखना, आपको सारे नाम याद रखने, न जाने एग्जाम में कौन सा पूछ लिया जाए। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको याद रखने हैं। अगर 10th क्लास में आप पढ़ते हैं तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप देख लीजिए ऐसे ही कि प्रशासन कैसे चलता है। ठीक है, तो ये नाम है ब्लॉक स्तर की पंचायत के। इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब इसमें जो सदस्य चुना जाता है उसको हम बोलते हैं बीडीसी या क्षेत्र पंचायत सदस्य बोलते हैं। और इसकी वोट कैसे डलती है, ये लगभग 1,500 लोगों पर, ठीक है, 1,500 लोगों पर एक सदस्य होता है। ठीक है, 1,500 लोग वोट देंगे, यानी कि 1 या 2 गांव मिलकर वोट डालेंगे, किसी एक आदमी को चुनेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्र पंचायत बोलेंगे। ठीक है, कई सारे जो वो होते हैं क्षेत्र पंचायत मिलकर किसको चुनते हैं, वो ब्लॉक प्रमुख को या क्षेत्र पंचायत समिति अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 60-70 गांव होते हैं। ठीक है, वो जो 60-70 गांव होते हैं वो किसको चुनते हैं, वो क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, है ना। फिर आती है हमारी जिले लेवल की, किसकी आती है, तीसरे स्तर पर आती है जिले लेवल की। यानी कि पहले तो एक गांव का प्रशासन, फिर क्या होता है कि 2-3 गांव का एक व्यक्ति होता है। ठीक है, वो देखेगा काम, उसको हम बोलेंगे बीडीसी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य। ठीक है, अब ये जो बीडीसी चुनकर आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, लगभग 60-70 गांव हैं किसी ब्लॉक में। ठीक है, किसी ब्लॉक में 60-70 गांव होते हैं। वो देखो, इस हर जगह का अलग अलग होता है, क्योंकि ये जनसंख्या के हिसाब से होते हैं। अब गांव ऐसे तो बसे हुए हैं नहीं कि फिक्स एक गांव में 1000 व्यक्ति होंगे, किसी गांव में कितने हो सकते हैं, किसी गांव में कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पंचायत के जो क्षेत्र पंचायत समिति के जो सदस्य आते हैं चुनकर, वो चुनते हैं अपना अध्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र पंचायत समिति अध्यक्ष या ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं। तीसरे स्तर का होता है जिला, यानी कि एक जिले में लगभग 20 ब्लॉक होते हैं, किसी जिले में होते हैं 10 ब्लॉक, किसी में 16। अगर हम बुलंदशहर जिले की बात करें, क्योंकि मैं बुलंदशहर जिले की हूँ इसलिए मैं बुलंदशहर जिले का आपको बता रही हूँ। अगर हम बुलंदशहर जिले की बात करें तो उसमें 16 ब्लॉक है। ठीक है, अब ये 16 ब्लॉक के लोग किसको चुनेंगे, ये चुनेंगे जिला पंचायत सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, और वो जो जिला पंचायत सदस्य होंगे वो चुनेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष को। ठीक है, आपने मोटी मोटा समझ लिया किस तरह से है। और देखो, हर जगह एक
व्यक्ति होता है, जो सरकारी व्यक्ति होता है, जो देखता है कि जो पैसा आ रहा है वो ठीक से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, देखो गांव के स्तर पर हमने किसको देखा, सचिव को देखा। ब्लॉक के स्तर पर होता है बीडीओ, यानी हम इसको प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बोलते हैं। ठीक है, जिला स्तर पर, इसमें नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ, जिला स्तर पर होता है डीएम, या डीएम भी बोलते हैं इसको, डीएम, या होता है ये एक आईएएस अधिकारी होता है। क्या होता है, ये एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है, वही सिविल सर्विसेज वाला होता है। ये एक आईएएस अधिकारी होता है जिसकी देखरेख में ये सारा काम होता है। यानी कि अगर हम मेनली बात करें कि ग्राम पंचायत को ठीक से डील कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, डीएम। ठीक है, डीएम को रिपोर्ट कौन करेंगे, डीएम को रिपोर्ट करेंगे बीडीओ। ठीक है, बीडीओ को रिपोर्ट कौन करेंगे, बीडीओ को रिपोर्ट करेंगे सचिव। यानी कि जब ऊपर से पैसा आएगा तो किसके हाथ में, तो उसका लेखा जोखा का हिसाब जिले लेवल पर कौन रखेगा, डीएम। ठीक है, डीएम रखेगा, ब्लॉक लेवल पर ये रखेंगे, और गांव लेवल पर ये रखेंगे। अब हम दोबारा से भी देख लेते हैं क्या होगा। ऊपर से पैसा आया, पंचायतों का हिसाब किताब लिया जाएगा कि भाई इतने इतने पैसे पंचायतों को जो गए हैं वो ठीक से काम हुआ है कि नहीं हुआ। गांव के स्तर पर सचिव देगा रिपोर्ट। ठीक है, सचिव किसको देगा, सचिव देगा प्रखंड विकास अधिकारी को अपनी रिपोर्ट कि भाई इस गांव में इतने पैसे आए थे, इतने लग गए, और ये हिसाब है पूरा। ये प्रखंड विकास अधिकारी किसको देगा, डीएम को देगा। ठीक है, कि डीएम साहब इतने इतने पैसे आए थे और यहाँ खर्च हुए। डीएम अपनी रिपोर्ट किसको देगा, मुख्यमंत्री को। ठीक है, उस राज्य का जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको देगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ऊपर से जो पैसा आएगा वो किस क्रम में आएगा और किस क्रम में खर्च होगा। और खर्च कौन करेगा, खर्च करेगा अगर हम ब्लॉक के पर बात करें तो ये पंचायत समिति के लोग करेंगे। गांव के स्तर पर बात करें तो ग्राम पंचायत में कौन है, वार्ड मेंबर और सरपंच करेंगे। ठीक है, जिले लेवल पर बात करें तो जिला पंचायत के लोग खर्च करेंगे, जिला पंचायत का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो ये हो गई पंचायती राज की बात। और राज्यों की भी यही बात है कि सॉरी शहरों की भी यही है। शहरों में जो पैसा आएगा वो भी इसी तरह से खर्च होता है, इसी तरह से चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। पंचायती राज पूरा की पूरा चैप्टर है, वहां पर पढ़ाया है। अभी हम आ जाते हैं अपने वापस अपने ही पीडीएफ पर, अपनी पीडीएफ पर आ जाते हैं। हमारी पीडीएफ कहाँ है, एक मिनट, हाँ ये रही। तो आपको पंचायती राज ठीक से समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से हो सकता है। यानी कि कोई भी एक जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो हर गांव में जाकर समस्याएं नोट डाउन नहीं कर सकता और उन समस्याओं का निपटारा नहीं कर सकता। समस्याओं का निपटारा कौन करेगा, वो जो व्यक्ति उस गांव में रह रहा है। तो प्रधान उस गांव में रह रहा है, उसको पता है किस गली मोहल्ले की क्या समस्या, वार्ड मेंबर उस गांव में रह रहे हैं, उनको पता है किस गली मोहल्ले की क्या समस्या है, उसके हिसाब से वो वहां पर पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, तो जनता को ज्यादा सुविधा रहती है अपनी बात कहने की। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो किसको बोलेंगे, गांव के लोग अपने प्रधान जी को बोलेंगे। सबसे पहले तो अपने वार्ड मेंबर को बोलेंगे, वार्ड मेंबर बोलेंगे प्रधान जी को कि प्रधान जी ये समस्या हमारी गली मोहल्ले में, इस बार पैसे आएंगे तो ये वाला काम कराना है। ठीक है, लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च करा जाए और किन चीजों पर अधिक कुशलता से उपयोगी लाया जा सकता है पैसा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हर साल रोड बनेंगे और ऐसा भी नहीं है कि हर साल स्कूल के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। कभी कहीं वो तो अपनी जरूरत के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, और हर गांव की अपनी अलग समस्या होती है। कोई बाढ़ से परेशान है, कोई सूखा से परेशान है, कोई बिजली नहीं है, कहीं साफ सफाई नहीं है, तो वो जब पैसा आता है तो अपने हिसाब से वो देख लेते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनने की भी संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है लोगों में। ठीक है, और सरकारों को भी आदत रहती है कि भाई गांव वाले भी हस्तक्षेप करेंगे, अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, राज्य वाले भी अपने हिसाब से काम करेंगे, तो केंद्र को भी पता रहता है कि सब लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, यानी कि लोकतंत्र को एक मजबूत बनाना, स्वशासन जैसी चीजों को लागू करना, स्थानीय सरकार एक बहुत सही और सटीक चीज है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। ठीक है, यानी कि जो स्थानीय सरकारें हैं इसकी स्वीकृति
हमारा संविधान भी देता है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तरों पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिश की गई, कई कोशिश हुई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहर के स्तर पर नगर पालिका की स्थापना की गई है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऊपर समझा दी हैं, अब हम यहाँ नहीं समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया है। इनका संरक्षण कौन करेगा, देखरेख कौन करेगा, राज्य सरकार। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव नहीं कराए जाते थे पहले। ठीक है, इनके पास ना तो कोई अपना अधिकार था और ना ही संसाधन थे। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। कब हुआ था, ये बात कर रहे हैं जब आजादी मिली थी तब की बात है। ठीक है, बाद में इन्होंने संशोधन करके स्थानीय सरकारों को पूरी तरह से वैध बना दिया, संवैधानिक बना दिया और संविधान में इन सब चीजों को वर्णित किया गया है ताकि आगे जो ग्राम पंचायत हैं, जो गांव के स्तर पर, इनके कोई अधिकारों का हनन ना करें, इनके अधिकारों को ना छीने। तो क्या हुआ, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ठीक है, 1992 में संशोधन किया गया। ठीक है, 1992 में संशोधन किया गया। संशोधन का नाम है 73वां संशोधन। ठीक है, कौन सा, 73वां संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान में किया गया है। कब किया गया, 1992 में किया गया और हमारी 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, आगे जाके जब आप अनुसूचियों को पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे, संशोधन को भी आप बाद में जान पाएंगे। तो इसमें 1992 में कदम उठाया गया था। संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। ठीक है, कैसे बनाया गया, क्योंकि हमारा देश कैसे चल रहा है, हमारा देश चल रहा है संविधान से चल रहा है। ठीक है, और हम लोग संविधान के हिसाब से चलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान में ही संशोधन कर दिया कि भाई आप लोग क्या करना, आराम से संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनका पालन करना है। आगे तक के लिए ये चीज हो गई क्लियर। अब कोई भी सरकार आए जाए, पर जो स्थानीय सरकारें हैं, जो पंचायती राज है, उनके अधिकारों को नहीं छीन सकती। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दे रखा है, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी कि ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होते हैं अब वो नियमित रूप से कराना क्या है, एक प्रक्रिया बन गई है। किसके अनुसार, संविधान के अनुसार। ठीक है, अब यानी कि हर 5 साल बाद चुनाव होने ही होने हैं, चाहे सरकार किसकी रहे। नेक्स्ट है निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित की गई हैं। यानी कि जो सदस्य चुने जाते हैं, चाहे वार्ड मेंबर की हम बात करें, चाहे हम उनकी बात करें, वीडियो की बात करें, चाहे हम प्रधान की बात करें, चाहे हम शहर में भी बोल सकते हैं मेयर की या किसी भी की भी बात करें, ये जितने भी चुनावों के बारे में मैंने पीछे आपको बोर्ड पर समझाया था। ठीक है, जब मैंने लिखा हुआ बोर्ड पर समझाया था, तो ये जितने भी पद होते हैं उन सबके लिए जो नेता चुना जाता है उसमें आरक्षण किया गया है। आरक्षण कैसे किया गया है कि जो एससी के लिए भी आरक्षण किया गया है। ठीक है, ओबीसी के लिए भी किया गया है, महिलाओं के लिए भी किया गया है। ठीक है, महिलाओं का इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ महिलाओं को भी आरक्षण मिला हुआ है इसमें। देखो आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो मतलब कैसे वोट डलेंगी, मतलब ऐसे वोट डलेंगी कि जैसे हर 5 साल बाद वोट डलती है। ठीक है, तो कभी तो सीट आएगी महिलाओं के लिए, यानी कि हर गांव में से केवल और केवल महिला खड़ी होगी। ठीक है, कभी सीट आएगी एससी की, यानी कि कोई एससी का व्यक्ति खड़ा होगा। ठीक है, वही प्रधान बनेगा और किसी कैटेगरी का आदमी प्रधान नहीं बनेगा। कभी ओबीसी का ही प्रधान बनेगा गांव में। ठीक है, तो बारी बारी से आता रहता है, कभी महिला की सीट आती है, कभी ओबीसी की, कभी एससी की, कभी जनरल की, ऐसी सीट आती रहती है। जब महिला की, जिस गांव में महिला की सीट आएगी उस गांव में चुनाव के लिए केवल महिलाएं ही खड़ी हो पाएंगी। ठीक है, चुनाव लड़ पाएंगी, पुरुष नहीं लड़ पाएंगे। तो ये आरक्षण इसलिए किया गया है ताकि महिलाओं को भी मौका मिले, एससी ओबीसी के लोगों को भी मौका मिले। ठीक है, नेक्स्ट है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। यानी कि हर जगह चुनाव कराने के लिए, पंचायत और नगर पालिकाओं में चुनाव कराने के लिए क्या चुना गया है, चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की गई है। किसकी, राज्य चुनाव आयोग। अगर हम बात करें संसद की, ठीक है, विधानसभाओं की, तो वहां पर चुनाव कौन कराता है, वहां पर चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, चुनाव केंद्र का चुनाव आयोग अलग है ना, और राज्यों का अलग है। केंद्र वाला तो संसद का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इन सब का चुनाव की जिम्मेदारी उनके पास है। और पंचायतों का जो चुनाव कराते हैं, जो चुनाव चिन्ह बांटना है या ये देखना है धांधली तो नहीं हो रही वोटिंग में, ये सब तो नहीं हो रहा, इस सब का कौन देखता है,
राज्य चुनाव आयोग दिखता है। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा होगा, जो मैंने आपको पीछे पंचायती राज वाला बोर्ड पढ़ाया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी बार चुनाव होते हैं, गाँव में नहीं, इतनी बार नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे शहरों में ईवीएम में आप मशीन में क्लिक करके आते हैं ना, गाँव में ईवीएम मशीन नहीं होती है, 4 बैलेट पेपर दिए होते हैं। ठीक है, यानी कि 4 पेज आपको दिए जाएंगे, जब आप वोट डालने जाओगे 4 पेज दिए जाएंगे। उन 4 पेजों में आपको देखना है कि आपको अपने क्षेत्र का वार्ड मेंबर किसको चुनना है, उस पर टिक लगाना है। ठीक है, दूसरा पेज पर प्रधान आपको चुनना है, तीसरे पेज पर आपको चुनना है अपने क्षेत्र का बीडीसी, चौथे पेज पर आपको चुनना है जिले लेवल के लिए। ठीक है, तो 4 बैलेट पेपर आपको मिलते हैं और एक ही साथ हो जाता है। ठीक है, जब आप वोट डालने जाओगे 4 मिलेंगे, चुनते जाओ। वो तो आदमी के दिमाग में होता ही है कि वार्ड मेंबर किसको बनाना है, प्रधान किसको बनाना है, और ये किसको बनाना है, वो किसको बनाना है, उसके हिसाब से चुन लिया जाता है, वोट डल जाती है और एक साथ काम निबट जाता है। पहले इन सब के चुनाव अलग अलग होते थे, अब नहीं होते हैं, अब एक साथ होते हैं, क्योंकि अब भारत सरकार सोच रही है कि ज्यादातर चुनावों को एक साथ निपटा लिया जाए, ताकि खर्चा बच जाएगा देश का। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य सरकारों को अपने राजस्व अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। यानी कि राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है, उस टैक्स का कुछ पैसा किसको देती है, स्थानीय सरकारों को। ठीक है, स्थानीय सरकार कौन होगी, ग्राम पंचायत और नगर निगम को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग होता है, क्योंकि भाई हर गाँव की समस्या अलग है, हर राज्य की समस्या अलग है, तो वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। गाँव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, गांव के स्तर पर क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं, शहर के स्तर पर क्या बोलते हैं, नगर निगम बोलते हैं। ठीक है, शायद इसमें आगे लिखा हुआ भी होगा, देखते हैं। एक ग्राम पंचायत होती है, यह एक तरह की परिषद होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। ठीक है, वार्ड मैंने बता दिया आपको, वार्ड किसको बोलते हैं। ठीक है, एक ही गांव के कई सारे टुकड़े कर देते हैं, उसे वार्डों में बांट देते हैं, तो वार्ड मेंबर एक अलग होता है। ठीक है, यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य, एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और इन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। ठीक है, वार्ड मेंबर या पंच मैंने बताया था ना, एक ही बात है, तो इनको क्या बोला जाता है, पंच बोला जाता है, अध्यक्ष को प्रधान बोला जाता है। ठीक है, या फिर हम इसको सरपंच भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इसका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी व्यक्ति मतदान के जरिए करते हैं, यानी कि जो हम वोट डालने जाते हैं वो वाली चीज। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है, यानी कि उस गांव में जो भी समस्या है उनके फैसले कौन लेंगे, ये प्रधान और उसके वार्ड मेंबर लेंगे। ठीक है, पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ग्राम सभा वाले कौन हुए, ग्राम सभा कौन हुई, किसी भी गांव के वह व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हैं। ठीक है, किसी भी गांव के वह व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर के हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्राम सभा के सदस्य। ठीक है, तो ग्राम सभा के सदस्य देखते रहते हैं कि ठीक ठाक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है कोई प्रधान ऐसे करे कि भाई अपनी अपनी गली मोहल्लों का तो विकास करे, किसी 1-2 गली मोहल्लों को छोड़ दे, तो वो लोग शिकायत करेंगे किसको, सचिव को। ठीक है, ये ग्राम सभा के लोग किसको शिकायत करेंगे, सचिव को, क्योंकि सचिव किसका आदमी है, सरकार का आदमी है। सचिव को शिकायत करेंगे कि सचिव जी देखिए, जो पैसा आया था उससे पूरे गांव का विकास हो रहा है, पूरे गांव के रोड बन गई, उनकी नालियां बन गई, लेकिन हमारे 2 मोहल्ले इन्होंने छोड़ दिए हैं। ठीक है, फिर सचिव रिपोर्ट में लिखेंगे कि जो प्रधान है उसने ये गलत काम किया है, ऊपर तक उसकी शिकायत जाएगी, जिला पंचायत तक। ठीक है, और डीएम साहब देखेंगे और उसको प्रधान को फिर जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, और फिर चीजें इस तरह से चलती हैं, है ना। नेक्स्ट है गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। वही मैंने बताया, जो 18 साल से ऊपर के होंगे वो सब इसके ग्राम सभा के सदस्य होंगे। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में 1 या 2 बार बैठक करनी होती है। देखो क्या होता है, साल में 1-2 बार गांव में एक बैठक होती है। उस बैठक में क्या होता है, 18 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे बैठ जाएंगे, पंच आ जाएंगे। ठीक है, ये पंच या वार्ड मेंबर बैठ जाएंगे, प्रधान बैठ जाएगा, प्रधान बोलते हैं या उसको सरपंच बोलते हैं, और कौन आएगा, और सचिव आएगा। ठीक है, उस गांव का जो भी सचिव होगा वो बैठेगा, और फिर बताया जाएगा कि सरकार से इतना पैसा आया, हमने इस क्षेत्र में लगाया था। ठीक है, और फिर सचिव जी पूछेंगे जनता से, उन 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों से, कि जो सरपंच जी कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है, क्योंकि सरपंच उसी गांव में रहता है, उसको सारी चीजें पता होती हैं कि सब चीज सिस्टमेटिक तरीके से सही चल रही है या नहीं चल रही है, तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, इसकी आगे ब्लॉक में करेगा। ब्लॉक वाले किसको रिपोर्ट देंगे, जिला को देंगे। ठीक है, जिले में कौन होता है, डीएम बोलते हैं, या उसको आईएएस अधिकारी होता है वो। ओ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, दब गया यहाँ पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
स्थानीय शासन का ढांचा जिले स्तर तक का है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, केवल जिले स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, ठीक है, इसको कई सारे नामों से जानते हैं, प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड विकास क्षेत्र या समिति क्षेत्र, इस तरह से भी कई सारे नामों से जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है पहले ही, ठीक है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है, ठीक है, वो सारी प्रक्रिया मैंने पीछे बता दी, वही लिखी हुई है यहाँ पर। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिले स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। यानी कि जो जिले स्तर पर पंचायती राज होता है उसमें कौन कौन होते हैं, उसमें एक तो वो लोग होते हैं जो पंचायत से चुन के आए हैं, दूसरे कौन लोग होते हैं, उसमें होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि एमएलए होगा, उस क्षेत्र के जितने भी एमएलए होंगे वो होंगे, और विधानसभा के चुने हुए सांसद होंगे, ठीक है, यानी कि एमएलए और एमपी और एमएलए भी उस बैठक में हिस्सा लेंगे, देखेंगे कि उनके क्षेत्र का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, और विधायक तथा जिले स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी उसके सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है, जिनको जनता चुनकर भेज रही है उनको बोलते हैं निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है। निर्वाचित प्रतिनिधि कौन हो गए, गांव में हो गए प्रधान हो गया, शहर में कौन हो गया, नगर निगम हो गया, ठीक है, या नगर पालिका का जो अध्यक्ष हो गया वो हो गया, जिसको कई बार चेयरमैन, मेयर ये सब भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं ये काम करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर भी कहते हैं, ठीक है। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और क्या लिखा है इसके बारे में, ब्राजील की एक रिपोर्ट दी हुई है, ये आप पढ़ लेना। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर ऐसा कुछ खास नहीं है जो मेरे समझाने का है, ये आप लोग खुद देख लेना। यहाँ पर मैं देखती हूँ पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, ठीक है, यानी ग्राम पंचायत के अंडर में जो लोग आते हैं वो लगभग एक ग्राम पंचायत में 36 लाख लोग आते हैं, ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया की कई देशों की आबादी से ज्यादा है। 36 लाख की भी आबादी नहीं है, कई सारे देश इतने छोटे छोटे हैं, ठीक है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो गई हैं। इससे महिलाओं के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को और मजबूत कर दिया है। यानी कि पहले प्रशासन में महिलाएं नहीं होती थी, अब सोचो गांव में भी महिलाओं को ये मौका मिल रहा है कि वो प्रधानी के चुनाव के लिए खड़ी हो सकती हैं, वार्ड मेंबर के लिए खड़ी हो सकती हैं और नेता बन सकती हैं, और होता भी है, ठीक है, ऐसा होता है। ये बिल्कुल जो चीजें लिखी हुई हैं एज इट इज ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है कि बस लिख दी गई है बात खत्म हो गई है, नहीं, एज इट इज यही होता है। और मैं इसलिए आपको ठीक से बता पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद गाँव से हूँ, ठीक है, मैं खुद गाँव से हूँ, बुलंदशहर जिले में एक गाँव है, मैं उससे हूँ। और उसके बाद में गाँव के बाद में हम शहर में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई की थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी। हमारे गाँव में जो स्कूल था वो 5वीं तक था, ठीक है, 5वीं के बाद हमें शहर जाना था। तो पापा मम्मी ने सोचा कि बच्चे इतना सफर करेंगे, जाएंगे आएंगे, पहले वैन वगैरह की सुविधा नहीं थी, ई रिक्शा नहीं चलते थे, पहले टांगे में जाते थे और टांगे में आते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। तो इसलिए हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए। शहर जो खुर्जा शहर है उस शहर में की रहने वाली हूँ, और खुर्जा से मेरी शादी यहाँ हो गई दिल्ली में, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में रह रही हूँ। लेकिन गाँव की सारी चीज़ें मैं अच्छे से जानती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग गाँव से जुड़े हुए हैं, ठीक है। खुर्जा भी इतना बड़ा शहर नहीं है, बहुत छोटा सा कस्बा ही है, मान लो बड़ा सा गाँव ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े ही उत्साह से उनमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन ग्राम सभा की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। यानी कि जिन बैठकों की मैं बात कर रही थी कि उसमें प्रधान भी बैठते हैं, वार्ड मेंबर भी, और 18 साल से ऊपर के व्यक्ति भी बैठ जाते हैं, और सचिव भी बैठ के मीटिंग करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ कितना विकास होना है, किस तरह से होना है। लेकिन वो जो बैठक होती हैं किसी गाँव में होती हैं, किसी गाँव में नहीं होती हैं, और यहाँ पर 2-3 बोला है वो एक करवाते हैं इस तरह से, क्योंकि इस
की जो रिपोर्ट है वो ठीक से देनी नहीं पड़ती उनको, ठीक है। इस पर प्रशासन का ज़्यादा कड़े सख्त नहीं नियम नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी ढील ये दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनेक ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार हम स्वशासन के आदर्श स्थिति से काफी दूर हैं। मतलब ये सोच रहे हैं कि जो चीजें सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, लेकिन काफी हद तक हो रही है, ठीक है। इसमें लिखा है, अपने गांव या शहर की स्थानीय सरकारों के बारे में पता लगाएं। क्या पता लगाना है आपको? अगर आप गांव में रहते हैं तो आप निम्नलिखितों के नाम पता करें कि आपके वार्ड का मेंबर कौन है, यानी कि आपके स्थान का पंच कौन है, सरपंच यानी कि प्रधान कौन है, आपकी पंचायत समिति के सदस्य कौन है यानी कि बीडीसी कौन है, और जिला परिषद के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। ये आपको पता करने हैं। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो क्या हुआ भाई, ये जो डिजिटल बोर्ड है ना, इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ये नहीं सुनता है मेरी, ठीक है। ये इसका अपना ही कुछ चलता रहता है, पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, और अपने हिसाब से ही इसका काम चल रहा है। अब देखो पता नहीं क्या ही है, ठीक है। चलो चैप्टर खत्म हो गया था, अब नहीं मानेगा ये मेरी बात, अब तो ये अपनी ही चलाएगा। नहीं मान रहा, मान गया, ठीक है। आपका अगर आप शहर में रहते हैं तो आप पता कीजिए आपका काउंसलर कौन है, नगर निगम या नगर पालिका प्रमुख कौन है, ठीक है। जिसको मैं पार्षद बोल रही थी, इसको उसको इन्होंने यहाँ पर काउंसलर बोला है, ठीक है। जैसे वहाँ पर वार्ड मेंबर होता है वैसे यहाँ पर काउंसलर होता है, और मैं इसको पार्षद बोल रही थी बार बार क्योंकि हमारे शहर में उसको पार्षद ही बोलते हैं, ठीक है। अपनी नगर पालिका और नगर निगम का बजट और खर्च के मुख्य मदों का पता लगाओ, ठीक है। ये इतना सारा काम है, आप चाहें तो नेट से भी सर्च करके इसका असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं कि आपने इन सारी चीज़ों को कहाँ तक कंप्लीट किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। आई होप चैप्टर खत्म हो गया है, रह गया है नहीं, खत्म हो गया, हाँ। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। आप, मुझे पता है आप यहाँ तक आते आते थक गए हैं और बोर हो गए हैं, तो देखो चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। विस्तार से आप अगर नहीं आज नहीं समझेंगे तो कल को आप भूल जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। इसलिए मैं हर चीज़ को डिटेल में समझाती हूँ कि आपको जो पढ़ने का अब समय मिल रहा है वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ पढ़ने का मौका मिल रहा है उसको ठीक से अच्छे से पढ़ें, ठीक है, ताकि आगे भी आपको जो भी एग्ज़ाम देने हैं उन सब एग्ज़ामों को आप आसानी से दे सकें और अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।